मॉडर्न हिस्ट्री में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। और आपको पता है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में एक्सट्रीमिस्ट की सीरीज़ चल रही है। एक्सट्रीमिस्ट की सीरीज़ का आज वाइंड अप होगा और आज ही इस लेक्चर में आपको कम्युनलिज्म का फेज़ 1 कराएंगे। कम्युनलिज्म भारतीय इतिहास में 2 बार जन्मा। सबसे पहले ये स्वदेशी मूवमेंट के आउटकम के तौर पर जन्मा और उसके बाद ये 1937 के बाद, और उस कम्युनलिज्म की वजह से देश का बंटवारा भी हुआ। लेकिन उस कम्युनलिज्म को कहीं ना कहीं अंडर करंट के तौर पर एक उस कम्युनलिज्म ने समर्थन दिया जो इस दौर में जन्मेगा। आज आपको मैं कम्युनलिज्म क्या होता है बताऊंगा। कम्युनलिज्म हिंदू और मुस्लिम्स के साथ कैसे जुड़ा ये भी समझाऊंगा। हर चीज़ पर हम बहुत वृहद चर्चा करेंगे और मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट कराते हुए हम आपके साथ सूरत स्प्लिट को भी चर्चा करेंगे। ध्यान रखें, हमारे पीछे के लेक्चर्स में भी फ्लो के दौरान इन इवेंट्स की चर्चा हुई है, उन चीज़ों को हम रिपीट नहीं करेंगे। जो चीज़ें वहाँ नहीं थी सिर्फ उन्हीं को आज रिपीट किया जाएगा। और सबसे पहले हम शुरुआत लेक्चर की करेंगे मॉडरेट्स के कुछ फेलियर्स जो आपको क्वेश्चन में आते हैं, जिनसे आप कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। शुरुआत करते हैं। देखिए, स्वदेशी मूवमेंट का एक सेंट्रल एस्पेक्ट स्वराज था। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इतना तो क्लियर होगा आपको कि स्वदेशी मूवमेंट कौन सी मूवमेंट? दैट इज़ द एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का पार्टिसिपेशन किया गया। पार्टीशन, विभाजन, पार्टीशन किया गया। उस पार्टीशन के विरोध में एक मूवमेंट आई, वो थी एंटी पार्टीशन मूवमेंट, जिसको नाम बाद में मिला स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी नाम उसे इसलिए दिया गया था क्योंकि उसमें 2 प्लेज लिए गए थे। पहला ये था कि ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट किया जाए और उनकी बजाय भारत में निर्मित वस्तुओं को, भारतीयों के द्वारा भारत में निर्मित वस्तुओं को इस्तेमाल किया जाए, दैट इज़ स्वदेशी। ये एक मूवमेंट रहा। और आप ये जानते हैं कि 1885 के कांग्रेस के फाउंडेशन से 1905 तक कांग्रेस का एक फैक्शन, जिसे आप नरम दल या मॉडरेट कह करके पुकारते हैं, वो एक्टिव था। मॉडरेट इन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में बिलीव करते थे। ये भारत की राजनीति के जो हल हैं, जो पॉलिटिकल सोल्यूशन है इंडिया का, वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वे से फाइंड आउट करना चाहते थे। मतलब ये मानते थे कि ब्रिटिश रूल जो है उसके कुछ एस्पेक्ट बैड हैं। मॉडरेट्स को ऐसा लगता था कि ब्रिटिश रूल के अंदर जो नेगेटिव्स हैं उनको अगर हम करेक्ट कर दें, मतलब वंशिका अन ब्रिटिश एलिमेंट जो हैं ब्रिटिश रूल के, उन्हें करेक्ट कर दें, तो अदरवाइज ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश सिस्टम ऑफ पॉलिटी इज़ गुड। इसके लिए वो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी जो इंडिया में है, यानी कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द इंडिया, उन्हें पिटीशंस लगाते थे, उन्हें प्रेयर करते थे और प्लीज़ करते थे, डेमोन्स्ट्रेशंस करते थे। ये लेक्चर आज का आपको भी सुनना है। अब इसके अलावा वो ब्रिटिश जनता विदेश में है जो, उसको प्रेशर ग्रुप के तौर पर, अपने आप को प्रेशर ग्रुप बना के उनको इन्फ्लुएंस करते थे कि वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इंडियंस के कॉज को रखें। ब्रिटिश क्राउन को, रॉयल हाउस को भी वो अपनी बातों से, अपनी ज़रूरतों से अवगत कराते थे। तो उन्हें कहा जाता है कि ये प्रेयर्स में, पिटीशंस में, प्लीज़ में, डेमोन्स्ट्रेशंस में, इन चीज़ों में बिलीव करते हैं। ये मॉडरेट्स का नरम दल इसलिए इन्हें कहा जाता है। ये कोई डायरेक्ट एक्शन की बात नहीं करते थे। ये कोई कोएर्सिव मेजर, सरकार को इस तरह से कोएर्स करना कि वो ये काम करे ही करे, उनके कनपट्टी पे पिस्तौल रख के, ऐसा नहीं करते थे। कोई वायलेंस नहीं। ये लोगों में पॉलिटिकल अवेकनिंग का काम करते थे, लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करते थे। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अन ब्रिटिश एस्पेक्ट में, जैसे इकोनॉमिक ड्रेन का एस्पेक्ट, उसके खिलाफ बात करते थे। ये सिविल सर्विसेज में लोगों का पार्टिसिपेशन हो उसकी बात करते थे। ये आर्मी में हायर रैंक्स में इंडियन जाए उसकी बात करते थे। इंडियंस का हायर आर्मी पोस्ट पर अपॉइंट होना, इंडियन फंड्स को, इंडियन ट्रेजरी को इंटरनेशनल वॉर कैंपेन्स में यूज़ ना करना। धीरे धीरे इंडिया में प्रोविंशियल और सेंट्रल यानी कि इंपीरियल लेजिस्लेचर का एक्सपेंशन और उसमें इंडियंस को जगह। धीरे धीरे इलेक्टेड कैंडिडेट्स को ज़्यादा पावर्स मिलना, ज़्यादा सब्जेक्ट उनके डिस्पेंस में आना।
ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स इंडिया के लिए यूज़ होना। तो इस तरह से मॉडरेट का मानना ये था कि ब्रिटिश स्ट्रक्चर के अंडर ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसे ज़्यादा अकाउंटेबल लोगों के प्रति बनाओ, वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बने, इसके लिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक सिस्टम हो जिसमें हम लोगों को रिप्रेजेंट करें और प्रोविंशियल और इंपीरियल लेजिस्लेचर्स में हम चुन चुन करके जाएं। इस तरह से हम धीरे धीरे ब्यूरोक्रेसी के एंड पर जो नेगेटिव कर दिए गए हैं ब्रिटिश रूल के, उनको पॉजिटिव कर देंगे, देन दिस ब्रिटिश रूल इज़ ओके। लेकिन अंग्रेज़ों ने कांग्रेस के 1885 में बनने के बाद लगातार मॉडरेट्स की मांग की बाद जो थोड़ी बहुत रिलैक्सेशंस दी भी थी, उन्हें 1900 के अराउंड जाकर के वापस लेना स्टार्ट कर दिया। और इससे एक नेगेटिव सेंटीमेंट पूरी कंट्री में आया कि मॉडरेट से अब हल नहीं निकलेगा देश का, और इस तरह के रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारा सोल्यूशन नहीं है। कांग्रेस के भी मॉडरेट फैक्शन के कुछ नेताओं को ये लगने लगा था, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले को, दादा भाई नौरोजी को, उन्हें ये फील होने लगा था। ऐसे में अचानक से करज़न की रिएक्शनरी पॉलिसीज़ और बंगाल का पार्टीशन, जिसने ग्राउंड फुली प्रिपेयर कर दी, और वो एक बड़ा इवेंट बना जब एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसी फुली एग्जीक्यूट हुई सरफेस पे, और तब एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी में आए, जैसे महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, बंगाल में बिपिन चंद्र पाल, और पंजाब में लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल। बंगाल में अरबिंदो घोष भी थे, इम्पॉर्टेंट नाम है। अब स्वदेशी मूवमेंट से यहाँ की कहानी शुरू करते हैं और समझाते हैं इनमें अंतर क्या था, इसको समझना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट है, इसमें स्वराज का जिक्र किया गया। स्वराज की दो प्री रिक्विजिट कंडीशंस बनती हैं। पहली कंडीशन ये बनती है कि आपको मास अवेकनिंग करना है, दूसरी कंडीशन ये बनती है कि आपको मास पार्टिसिपेशन कराना है। मास अवेकनिंग एंड मास पार्टिसिपेशन में बहुत फ़र्क है। मास अवेकनिंग के मामले में ऑलमोस्ट स्वदेशी मूवमेंट सक्सेसफुल रही, लेकिन मास पार्टिसिपेशन के मामले में स्वदेशी मूवमेंट फेल रही। जब मास पार्टिसिपेशन की बात आई तो स्वदेशी मूवमेंट इस ग्राउंड पे तो सफल हुई कि एजुकेटेड मिडिल क्लासेस फुली अवेकन्ड हुए, ज़मींदार क्लासेस ने एक पार्शियल सिंपैथी दिखाई इस स्वदेशी मूवमेंट के साथ, और मर्सेंटाइल क्लास ने भी थोड़ी बहुत अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई। लेकिन जो दो मेन सेक्शंस थे, दैट इज़ द वर्कर एंड द पीजेंट, वो इस कॉज के साथ कनेक्टेड नहीं रहे। उसके कारण क्या हुए, मैंने पिछले लेक्चर में स्ट्राइक्स वगैरह के बारे में बताया था। वर्कर की दिशा में अगर हम बात करें तो कुछ बंगाली लीडर्स थे जिन्होंने वर्कर्स को मोबिलाइज़ करने की कोशिश की। बर्न कंपनी वर्कर्स के 247 क्लर्क्स ने अपनी डिग्रेडेड न्यू वर्किंग कंडीशन के अगेंस्ट स्ट्राइक किया। ट्राम्स रेलवे में वर्क करने वालों ने, ट्रैम में वर्क करने वालों ने स्ट्राइक किया। जूट इंडस्ट्री में काम करने वालों ने स्ट्राइक किया। रेलवे में काम करने वालों ने स्ट्राइक किया। प्रेस इंडस्ट्रीज़ में काम करने वालों ने स्ट्राइक किया। ये स्ट्राइक्स हुए, इनका नेम वाइज डिटेल हमने पिछले लेक्चर्स में दिया है। इन स्ट्राइक्स का एक कॉमन एस्पेक्ट अब आपको समझना है कि क्यों वर्कर को मोबिलाइज़ करने में ये मूवमेंट फेल रही। अब होता ये रहा कि जो लीडर्स हैं उन्होंने वर्कर के इस डिसकॉन्टेंट को पॉलिटिकली चैनलाइज करने की कोशिश की, लेकिन वो इस काम में सक्सेसफुल नहीं रह पाए। द रीज़न देखिए, आप जब वर्कर के पास जा रहे हैं, आपका एजेंडा है स्वराज, आप उसे सिखा रहे हैं पैसिव रेजिस्टेंस, आप उसे सब सिखा रहे हैं सेल्फ एब्सटिनेंस, आप उसे सिखा रहे हैं सेल्फ डिनायंस, सेल्फ रिलायंस। ये वो एजेंडे जो आप मेन मूवमेंट से लेकर के वहाँ पर गए हैं। यानी कि आप एक तरह से अपने मेन प्लेटफॉर्म को, जहाँ से आपने स्वराज के लिए वो स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च की है, उस प्लेटफॉर्म को स्ट्रेंथन कराना चाहते हैं दो फोर्सेस थ्रू, दैट इज़ द वर्कर एंड द पीजेंट। और वो वर्कर एंड पीजेंट इस समय किन्हीं और रीज़न से डिसकॉन्टेंट में है। उसके वर्किंग आवर्स करेक्ट नहीं, उसकी लाइफ सिक्योर नहीं है, उसकी बीवी को और बच्चे को सैलरी प्रॉपर नहीं मिलती, उनको छुट्टियां नहीं मिलती, लिविंग और वर्किंग कंडीशंस दोनों ही पूरी तरह से मर्सीफुल हैं, वो इन कंडीशंस में जी रहा है। यानी कि जो लीडर्स की एस्पिरेशंस हैं वर्कर की इमेजिनेशंस के साथ क्लैश कर गई। जो लीडर की एस्पिरेशन और वर्कर की इमेजिनेशन है, इनमें आपस में कोई मेल नहीं बना। यहाँ से सारी समस्या आई। क्यों? लीडर ये मानते थे एट द कोर वर्कर की इन सारी प्रॉब्लम्स का रीज़न
इम्पीरियल रूल है और इम्पीरियल रूल के द्वारा इस्टेब्लिश्ड एक इकोनॉमिक सिस्टम है, और वो ये मान रहे थे कि इन द लॉन्ग टर्म जब ब्रिटिशर्स चले जाएंगे इकोनॉमिक कंडीशन बेटर होगी, कंपनीज आएंगी, कॉम्पिटिशन्स होगा, हम अपने नए लेबर लॉज लेकर के आएंगे और इनकी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो वो लॉन्ग टर्म में इस चीज़ को देख रहे थे। लेकिन अभी उन्हें ये पता था कि अगर डायरेक्टली हम इन वर्कर के कॉज को लेकर के आते हैं, इस पे कहीं किसी तरह का अंग्रेज़ों से अभी कंसेशन मिलने वाला नहीं, पहली बात। और ये कॉज बहुत ही लोकलाइज हो जाएगा, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, जबकि हमारा एस्पेक्ट है इन्हें फॉर्ज करना इन अ नेशनल स्ट्रीम। तो वो इन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ना चाहते थे, इनको यूनाइट करना चाहते थे, इनमें नेशनलिज्म का थॉट डालना चाहते थे, इनको एक टेम्परेंस, एक एटीट्यूड डेवलप करना चाहते थे, सेल्फ रिलायंस का, सेल्फ डिनायंस का, एब्सटिनेंस का, पैसिव रेजिस्टेंस का, बॉयकॉट का, जो कि आगे आने वाली लार्जर फ्रीडम स्ट्रगल के लिए यूटिलाइज होना था। लेकिन वर्कर को इससे कुछ लेना देना नहीं था, उसकी पोजीशन इतनी गड़बड़ थी कि वो उस समय में उसे क्या डिलीवर हो रहा है, क्या बारगेन करके मिल रहा है उसे, वो उसमें रिलाई कर रहा था। जबकि ये लीडर कैपेबल नहीं थे उनकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स को बारगेन करके लेकर के आने के लिए। यही कारण है कि वर्कर को इन चीज़ों से कोई रिलेशन फील ही नहीं हुआ जो मुद्दे नेशनल लीडर्स उन तक लेकर के गए या बंगालीज लेकर के गए। वर्कर को इसकी कोई यूटिलिटी ही नहीं नज़र आई जो इनको बताया गया। इसकी वजह से जो लीडरशिप है वो वर्कर के कॉज के लिए एक्ट नहीं कर रही थी। यही कारण है कि इमीडिएटली जो वर्कर अनरेस्ट क्रिएट हुआ था वो सबसाइड कर गया, क्योंकि लीडर्स वर नॉट फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ द वर्कर्स। सो वर्कर्स का जो सपोर्ट मिला लीडर्स को कुछ समय के लिए, वो इमीडिएटली सबसाइडेड हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आप उनके कॉज से चलते, जैसे उनके वर्किंग आवर्स के लिए लड़ते, उनकी ड्यूटी, उनकी वर्किंग कंडीशन, उनकी लिविंग कंडीशन, उनकी लाइवलीहुड, उनकी फ्यूचर सिक्योरिटी, इन चीज़ों के लिए लड़ते, तो ये बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रगल होता फिर, और वर्कर रहता उसमें। लेकिन आप इन चीज़ों के लिए नहीं लड़ रहे थे, आप एंटी पार्टीशन मूवमेंट में थे, आप स्वदेशी थे, आप स्वराज थे, वो नहीं टिक पाया यहाँ पर। तो वर्कर रिलेट नहीं कर पाया लीडर की आइडियोलॉजी के साथ, इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन यही 1925 सफल हुआ। जब रशिया में रेवोल्यूशन हो गया था 1917 में, उसके बाद जब कंट्री में सोशलिज्म और लेफ्टिस्ट आए, तब यही वर्कर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होकर के मिला और कंटिन्यूअस मिला। कारण क्या हुआ? उस समय में जो नेता पैदा हुए हैं जिन्होंने इन वर्कर को मोबिलाइज किया, वो एक्चुअली में उसी ग्राउंड से पैदा हुए हैं जिस ग्राउंड में वर्कर सफ़र कर रहा था। वो ज़मीनी नेता थे, वो उसी क्षेत्र के नेता थे, और वो ये मान रहे थे कि इस समय देश का माहौल बन चुका है कि देश अब आने वाले समय में आज़ादी प्राप्त करने वाला है। उनके लिए अब ज़्यादा बड़ा थ्रेट ब्रिटिश नहीं है। ये मैं 1930s की बात, उनके लिए ज़्यादा बड़ा थ्रेट ब्रिटिश नहीं है। उनके लिए लार्जर क्वेश्चन है कि अब जब इस इंडिपेंडेंट कंट्री में रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? क्या हम एक फेज़ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन से निकल के एक नए फेज़ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन की तरफ तो नहीं जा रहे? रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? क्या कुछ वर्गों के हाथ में ही कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ तो नहीं होगा? क्या आने वाले आज़ाद भारत में अगर आज़ादी दिलाने में राष्ट्रवाद का रोल है, और राष्ट्रवाद को अगर हम देखें तो ये माना जाता है कि एक एक स्टेक होल्डर का इक्वल रोल होता है राष्ट्रवाद में, नेशनलिज्म के अंदर, तो ऐसे में कंट्री की इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज पे भी क्या उस एक एक स्टेक होल्डर का इक्वल राइट होगा? क्या नेशनलाइज किए जाएंगे रिसोर्सेज? क्या समाजवाद आएगा? क्या सोशलिज्म होगा? क्या ये वर्कर, ये पीजेंट मेन स्ट्रीम का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा आज़ाद भारत का? तो देखिए 1905 से 1930s के विचार कितने अलग हैं। 1905 से 1930 के एजेंडे में कितना डिफरेंस है। क्वेश्चंस ही पूरी तरह से बदल गए। वहाँ क्वेश्चन स्वराज है, स्वदेशी है, सेल्फ रिलायंस है, सेल्फ डिनायंस है, पैसिव रेजिस्टेंस है, सेल्फ एब्सटिनेंस है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इक्वल होगा? क्या कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ तो नहीं होगा आज़ाद भारत में? क्या नेशन बिल्डिंग में जिन्होंने सब ने रोल प्ले किया है तो सबको उस नेशन बिल्डिंग के फ्रूट मिलेंगे इक्वली? क्या आने वाले समय में वर्कर पीजेंट मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनेंगे? क्या प्रॉफिट मेकर्स इनके साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग वाला सिस्टम फॉलो करेंगे कि प्रॉफिट्स में ये एक्नॉलेज किया जाएगा कि प्रॉफिट नहीं कर सकता कोई एंटरप्रेन्योर बिना वर्किंग ऑफ द लेबर और बिना पीजेंट के? तो क्या इन्हें इनका ड्यू? क्वेश्चन वेरी कर गए, इससे रिलेट कर गए वर्कर
कि ये हैं, दीज आर द क्वेश्चंस, और ये हैं जो हमारी समस्याओं को एक्नॉलेज करते हैं, दीज क्वेश्चंस। तो वो फिर आप देखें लेफ्ट मूवमेंट्स, वो सोशलिस्ट मूवमेंट, वो लॉन्ग टर्म हुई, वो सब वो पेरेनियल हुई और उन्होंने रिजल्ट यील्ड किए। तो ये दो फेजेस का एक परिवर्तन दिखा हमें। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, कभी गलती नहीं करनी किसी एमसीक्यू में। वर्कर सपोर्ट नहीं मिला और कारण मैंने आपको बता दिया कि लीडरशिप जो है वर्कर के कॉज को प्लेटफॉर्म पे नहीं रख पाई, वो अपने इम्पोर्टेड कॉज लेकर के आए जिसमें वो वर्कर के डिसकॉन्टेंट को फॉर्ज कर देना चाहते थे और एक बड़ी सी स्ट्रेंथ रेडीमेडली अवेलेबल थी, उसे ले जा करके अपने प्लेटफॉर्म पर डेवलप हो रही पावर को और स्ट्रेंथ देना चाहते थे ब्रिटिशर्स को रिटेलिएट करने के लिए, जो नहीं हो सका क्योंकि ये इसमें फ्यूल नहीं था। किसी भी कैंपेन और मूवमेंट का फ्यूल होता है लीडरशिप और फॉलोअर्स के बीच का गुड कनेक्शन, और वो कनेक्शन का बेस होता है द कॉज, कि लीडरशिप किस कॉज की वजह से उस फॉलोअर से जुड़ा है और फॉलोअर का कॉज लीडरशिप में रिजेंबल हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। तो वो कॉज नाम का फ्यूल मिसिंग था। जुड़ने का आधार यही था, एक को नीड थी, यानी कि लीडर्स को नीड थी मास सपोर्ट की, और दूसरे डिसकॉन्टेंट में थे। डिसकॉन्टेंट और नीड जब साथ आए, एक समय तक क्लियर होने में भी समय लगता है, जब एक समय के बाद ये क्लियर हो गया डिसकॉन्टेंट को कि ये अपनी नीड है इनकी, हमारी नीड नहीं एड्रेस कर रहे, फिर वो अलग हो गए, आपस से सेपरेट हो गए, तो वो नहीं हो पाया। आई बात समझ में? पीजेंट की फील्ड में स्वदेशी मूवमेंट कहाँ पर अपर्याप्त रहा, फेल रहा? देखिए, कुछ चीज़ों को समझना होगा आपको। भारत में जब स्वदेशी मूवमेंट की गई तो उसमें एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई है कि लोगों में आपने शॉर्ट टाइम में ही, बहुत कम समय में ही देशभक्ति यानी कि पैट्रियटिज़म, राष्ट्रवाद जैसे कि नेशनलिज्म जैसे थॉट एम्बेडेड कराने के लिए ऑलरेडी प्रिवेलेंट पॉपुलर कल्चर्स को यूटिलाइज़ किया, ऑलरेडी प्रिवेलेंट पॉपुलर स्टोरीज़ को यूटिलाइज़ किया कि उनमें तीव्र गति से राष्ट्रवाद की भावना आए, जिसके लिए आपने बहुत सारी रिलीजियस हीरोज़, रिलीजियस स्टोरीज़, रिलीजियस सिंबल्स, आइडल्स, ईडियम्स, मिथ, इन सब का प्रयोग किया, जिसकी वजह से उनके अंदर एक भावना राष्ट्रवाद की तो आई, चेतना तो आ गई। तो आपने उनको पॉलिटिकली तो कॉन्शियस कर दिया, वो एंटी ब्रिटिश परसेप्शन भी डेवलप कर गए कि जैसे कभी शिवाजी ने खिलाफत की थी फॉरेनर्स की, जैसे कभी महाराणा प्रताप ने खिलाफत की थी फॉरेनर्स की, आज तुम्हें भी उसी तरह से इन फॉरेनर्स की खिलाफत करनी है। तुम शिवाजी के पुत्र हो, तुम महाराणा प्रताप के वंशज हो। तो ये कहानियाँ जब आप सुनाते हैं, ये तो ऑलरेडी प्रेवलेंट पॉपुलर कल्चर हैं, इनसे आदमी रिलेट कर लेता है। कहते अच्छा आप क्या करने को कह रहे हो, अंग्रेज़ों की खिलाफत, मतलब जैसे शिवाजी ने की थी, अंग्रेज़ों की नहीं, फॉरेनर वहाँ पर मतलब औरंगज़ेब, जैसे महाराणा प्रताप ने की थी अकबर, हम करेंगे। ये वही है? कहते हाँ। कहते बस ये करना है। लेकिन इस चक्कर में हुआ क्या, धर्म राजनीति में घुस गया, रिलीजन पॉलिटिक्स में एंटर हो गया। मामला बंगाल का है, और बंगाल में हुआ क्या, बंगाल का जितना भी ग्रामीण इलाका था वहाँ पर डोमिनेंस थी पीजेंट्री, जो कि मुस्लिम थी। तो पीजेंट किसान मुस्लिम है, लेकिन जो बंगाली लीडरशिप है वो हिंदू है। दूसरा, उसी विलेज साइड में जो किसान है वो मुस्लिम है, लेकिन ज़मींदार मोस्टली हिंदू है। और किसान तो ज़मींदार के हाथों ही शोषित हो रहा था। ऐसे में इन्होंने ब्रांचेस तो बहुत खोली, समितियां बनाई थी स्वदेशी मूवमेंट में। समिति लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स रिड्रेस करने के लिए, समिति शिक्षा के लिए, समिति कैलेमिटी में फ़ंड प्रोवाइड करने के लिए, समिति लोगों की मॉरल और फिज़िकल ट्रेनिंग के लिए, ऐसी समितियां बनाई थी। तो समितियां तो बहुत बनाई कि स्वदेशी का कल्चर गांव-गांव तक ले जाया जाए, स्वराज के बारे में बताया जाए, पैसिव रेजिस्टेंस क्या होती है बताया जाए, ये समितियां तो बनी। लेकिन किसी समिति ने कोई प्रयास नहीं किया कि किसानों को ऑर्गेनाइज किया जाए इस मुद्दे पर कि टैक्स कम कर दिया जाए, रेंट कम कर दिया, टैक्स माने रेवेन्यू या रेंट कम कर दिया जाए। तो इसलिए ऐसा किया इन्होंने क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितने भी बाबू थे इन्हें बोला गया भद्रलोक,
द जेंटलमैन पीपल, इनको क्या बोला? भद्र लोग, मतलब कि कोई तो भद्र। और जो लो मैन थे उनको बोला गया छोटो लोग। तो छोटो लोग, भद्र लोग। तो छोटो लोगों ने कहा तुम ही भद्र लोग, आमी छोटो लोग, हम लोगों का कोई रिश्ता नहीं। आई बात समझ में? ऐसे में ये भद्र लोग जो हैं, इनमें आते हैं क्लर्क, ऑफिसर्स, लॉयर, सब। ये काम कोई भी कर रहे हो, प्रोफेशनल कोई भी हो, कहीं ना कहीं अपने एंसेस्टर्स की किसी ना किसी प्रॉपर्टी पे इन्हें रेंट आता था। तो ये मेनली डिपेंडेंट थे रेंटल्स पे, तो देवर रेंटियर्स। ऐसे में अगर कहीं भी रेंट या रेवेन्यू घटाने की बात करेंगे तो सीधा हार्म इनको होगा। दूसरी बात, ये सीधे ना भी रेंट या किराया ले रहे हों, जिन ज़मींदारों का इन्हें सपोर्ट मिल रहा है, जिससे इनका कैंपेन सर्वाइव हो रहा है, वो ज़मींदारों की आमदनी का मेन सोर्स तो वही रेवेन्यू है, वही रेंट है जो किसानों से आ रहा है। ऊपर से ये हो हिंदू गए, किसान हो मुस्लिम गया। ऐसे में इनके पूरे स्वदेशी आंदोलन कैंपेन में 4 मुद्दों पर बात नहीं हुई। पहला मुद्दा रेवेन्यू और रेंट को घटाने को लेकर के। दूसरा मुद्दा अनपेड लेबर, बेगारी पे इन्होंने बात नहीं की। तीसरा मुद्दा डेट, जिस कर्जे में मनी लेंडर के क्लचेस में डूबा पड़ा है किसान, उस पर इन्होंने बात नहीं की। और चौथा मुद्दा बेदखली, इलीगल इविक्शन। और किसान को पूरे इतिहास में इन 4 मुद्दों ने तंग किया: बेदखली, इविक्शन, बेगारी, अनपेड लेबर, डेट, कर्जा, क्लचेस ऑफ द मनी लेंडर, और एग्जॉर्बिटेंट टैक्स, रेवेन्यू रेंट। इन्होंने उस पर मौन धारण कर रखा। और इस पर अरविंदो घोष क्या लिखते हैं वंदे मातरम में 1907 में, वो मैं उनका विचार बता देता हूँ। वो ये मान रहे हैं वंदे मातरम अखबार में कि अगर ऐसा किया जाता है तो हो सकता है कि एक ज़मींदार वर्ग जो है वो हमारे खिलाफ जा सकता है। तो वो ये कहते हैं, अरविंदो घोष एक्सप्रेसली रूल्ड आउट सच कैंपेन्स। कौन से कैंपेन्स? टैक्स कलेक्शन कम करने वाले कैंपेन्स। अरविंदो घोष एक्सप्रेसली रूल्ड आउट सच कैंपेन्स लेस्ट दे शुड हर्ट द इंटरेस्ट ऑफ पैट्रियाटिक जमींदार्स। अरविंदो घोष आर्टिकल इन वंदे मातरम, अप्रैल 1907। आई बात समझ में? तो ये एस्पेक्ट हो गया कि वो किसान इनके साथ नहीं आया, किसान नहीं समझ पाया पैसिव रेजिस्टेंस। वो कहता है इट इज़ यूजलेस। विल यू टॉक अबाउट आर डेट? विल यू टॉक अबाउट आर रेंट? विल यू टॉक अबाउट द इलीगल इविक्शन? और विल यू टॉक अबाउट द अनपेड लेबर? इफ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट दीज इशूज, देन you are good for nothing. Okay? And we don't know about the passive resistance, the self-reliance, the self-deniance, all are idealistic things. हमें इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, आप ले जाओ इसे, वापस ले जाओ। और इसके खिलाफ काम अंग्रेज़ों का चल रहा है। अंग्रेज़ों ने ईस्ट बंगाल और आसाम में 14 लाख लोन पहले ही दे दिया था डक्का के नवाब सलीमुल्लाह को, और उसने किसानों में उसे वितरित किया। और मौलवी और मुल्ला ज़बरदस्त तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे थे, लोगों को अपने साथ जोड़ रहे थे, किसानों को। किनके खिलाफ? हिंदू ज़मींदारों के खिलाफ। तो हिंदू मुस्लिम फैक्टर भी प्ले कर गया और एक्सप्लॉयटेशन वाला फैक्टर भी प्ले कर गया कि कौन रूलर है, कौन रूल्ड है। यहाँ पे ज़मींदार रूलर हुआ, रूल्ड हो गए पीजेंट। और मूवमेंट ने कहीं पर भी पीजेंट की समस्याओं का जिक्र नहीं किया, तो पीजेंट भी साथ नहीं आया। तो ये आधार रहे जिसकी वजह से पीजेंट और वर्कर इस मूवमेंट से दूर रहे। और यही आधार रहा कि स्वदेशी मूवमेंट अपने आप में कमज़ोर रही इस मामले में कि वो मास मोबिलाइजेशन नहीं कर पाई, इसलिए वह 1907-8 के अराउंड वैनिश भी हो गई। क्योंकि किसी भी मूवमेंट की जान होती है मासेस, और मास मूवमेंट नहीं हो पाया। इनसे बड़ी समस्या थी स्वदेशी मूवमेंट के अंतर्कलह, इंटरनल डिसेंशंस, जिसे अब हम चर्चा करेंगे। क्या था उस इंटरनल डिसेंशंस के अंदर? देखिए, इंटरनल डिसेंशंस इनके बहुत परेशान करते थे इनको। उसमें क्या होता था समझो। दोनों ही इस बात पर तय थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो करप्ट है। लेकिन मॉडरेट्स का ये मानना था कि ब्रिटिश पब्लिक इज जेन्युइन, ब्रिटिश पार्लियामेंट इज जेन्युइन, उसे इन्फ्लुएंस अगर कर दें तो अन ब्रिटिश आइटम्स ठीक हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट बदल गया एक्सट्रीमिस्टों का। एक्सट्रीमिस्ट कहते थे कि सबसे पहली चीज़
तो अगर इंडिया को इम्प्रूव करना है उसकी इस प्रेजेंट सिचुएशन, इस अफेयर से, तो उसका एक ही तरीका है कि इंडियन पॉलिटिकल कंट्रोल अपने लोगों के हाथ में हो, और वो पॉलिटिकल कंट्रोल कहीं बाहर से इम्पोर्टेड या इम्पोज्ड नहीं होगा, वो सेल्फ डिटर्मिन्ड होगा। उसके लिए हमें सेल्फ डिटर्मिनेशन करनी होगी, उसके लिए हमें लोगों को अवेकन करना होगा, हमें मास पार्टिसिपेशन करना होगा, हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश जनता की स्ट्रेंथ, उनकी कन्विक्शन पे नहीं, अपनी जनता की स्ट्रेंथ और कन्विक्शन पे रिलाय करना होगा। फिर जा कर के ये स्वराज हासिल होगा। मतलब दोनों की आइडियोलॉजी में फ़र्क दिखा? वो उस जनता में रिलाय करना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पे रिलाय करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि स्वराज या इंडिपेंडेंस कहीं से इम्पोज्ड हो, इम्पोर्टेड हो, ये कहते हैं कि वो डिटर्मिन्ड होगी, वो हम तय करेंगे, हम अपने लेवल पे विकसित करेंगे, और वो तब होगी जब सब में चेतना आएगी और सब सम्मिलित होंगे इसमें, मास अवेकनिंग और मास पार्टिसिपेशन। इसी बात पर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आ गया। गोपाल कृष्ण गोखले मॉडरेट और बाल गंगाधर तिलक एक्सट्रीमिस्ट। बाल गंगाधर तिलक का मानना यह था कि अपने लोगों पर रिलाय करना जरूरी है, और इसके पहले सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी यही मानते थे, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उनके अंदर जो स्पिरिट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो रखी है वो जगानी जरूरी है। उन्हें ये सिखाना पड़ेगा कि सेल्फ एब्सटिनेंस करो, सेल्फ डिनायंस करो, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एट एनी कॉस्ट सपोर्ट ही मत करो कि वो चल पाए, ऑटोमेटिकली हम अपना स्वराज खुद लेंगे। और ये करते हुए उनके अंदर इतना का एंथुसिज्म भी भरना होगा कि वो जो चीज़ों में सपोर्ट नहीं कर रहे ब्रिटिशर्स को, उसका हर अल्टरनेटिव खुद भी तलाशें और एक अल्टरनेटिव मोड ऑफ एक्शन प्रेजेंट करें इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री, इन द फॉर्म ऑफ लीडरशिप, सो दैट वी कैन रिप्लेस द ब्रिटिशर्स। ये दो चीज़ें वो साइमल्टेनियसली करना चाहते थे कि एक मनाही करनी है और दूसरा उगाही करनी है, विकास भी करना है, ये हम खुद करेंगे। ऐसे में बाल गंगाधर तिलक बहुत प्रखर होते जा रहे थे, मजबूत होते जा रहे थे, और ऊपर से स्वदेशी मूवमेंट की हर किसी के द्वारा अपनी अपनी अलग अलग इंटरप्रिटेशन। स्वदेशी मूवमेंट अपने आप में कितना विख्यात और अलग था, ये आपको यहाँ से समझ आएगा जब मैं उसकी चार आपको अलग इंटरप्रिटेशन, चार बड़े बड़े इतिहास, चार बड़े बड़े जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके वाया करके दिखाऊंगा। ध्यान से इन स्टेटमेंट्स को सुनिए, ये एज इट इज़ ही आती हैं, इसलिए मैं इन्हें एज इट इज़ ही यहाँ से पढ़ता हूँ। चलिए देखिए, जब स्वदेशी मूवमेंट का जिक्र होता है तो गोपाल कृष्ण गोखले का क्या मानना है। वो ये कहते हैं कि स्वदेशी हैड प्राइमरली एन इकोनॉमिक मैसेज, द मैसेज ऑफ इंडस्ट्रियल रीजनरेशन विच ही हैड इम्बाइब्ड फ्रॉम राणा डे। वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि स्वदेशी कोई स्पिरिचुअल, स्वदेशी किसी तरह का कोई मटेरियल मैसेज नहीं है, स्वदेशी एक इकोनॉमिक मैसेज है। इट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके तहत हमें कुछ नहीं करना, हमें अपना इकोनॉमिक रीजनरेशन करना है बाय द वे ऑफ द इंडिजिनस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये है स्वदेशी। यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले का विजन स्वदेशी के मामले में यहीं तक था। वो इसे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी मान रहे हैं, और उसमें भी वो ये मान रहे हैं कि इट इज़ इकोनॉमिक रीजनरेशन, और वो कैसे है कि हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, उसको वो उस सेंस में देख करके चल रहे हैं। इसके अलावा अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक क्या कह रहे हैं कि मटीरियली इट वाज टू बी एन इकोनॉमिक प्रेशर ऑन मैनचेस्टर, प्रोड्यूसिंग देयर बाय अ चेन रिएक्शन ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्पिरिचुअली इट वाज अ रिलीजियस रिचुअल ऑफ सेल्फ पनिशमेंट। मतलब वो इसे मटीरियल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में देखते हैं। कैसे? ये एक्सट्रीमिस्टों का ओपिनियन है। मटीरियली वो ये कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट द एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक, because the whole concept of British imperialism, it was based on capitalism। जितना भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद था वो एक तरह से पूंजीवाद पर खड़ा था। और पूंजीवाद क्या था? द थर्स्ट फॉर मटीरियल लाइफ, द मटीरियलिज्म, अधिक से अधिक आमदनी, कमाई, जिसके लिए पूरे विश्व भर का शोषण कर डाला, कभी रॉ मटेरियल के लिए, कभी लेबर के लिए। पर्पस था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इट इज़ अ मटीरियल एस्पेक्ट। बिकॉज मटीरियलिज्म यहाँ तक होता है कि आप खुद को सिविलाइजेशनल वाइज सुपीरियर मानते हैं, आप खुद को रेस वाइज सुपीरियर मानते हैं,
आप कस्टम कल्चर मैनर वाइज सुपीरियर मानते हैं, आप इकोनॉमी पॉलिटी वाइज सुपीरियर मानते हैं। वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू योर सोसाइटी इज मटीरियली मोर सुपीरियर एंड रिच्ड एज कंपेयर टू अदर। ये बातें तभी तक टिक सकती है ना अगर मटीरियली यू आर सुपीरियर। तो वो ये कह रहे थे कि इट इज़ अ डायरेक्ट अटैक ऑन द मटीरियल सुपीरियरिटी ऑफ द ब्रिटेन। जब हम उनका पदार्थ कंज्यूम ही नहीं करेंगे और जब वो भारत में बिकेगा ही नहीं, अल्टीमेटली उनकी जो बैकबोन है जिस पर वो खड़ा है पूरा ब्रिटेन, वो टूटेगी। और जब वो बैकबोन टूटेगी तो वो मटीरियल एरोगेंस जिससे उनको वो घमंड आता है वो ब्रेक होगा, तो सेंस ऑफ सुपीरियरिटी अपने आप नीचे गिरेगा। और साइमल्टेनियसली वी विल टॉक अबाउट द स्पिरिचुअलिज्म। ये स्पिरिचुअलिज्म का भी एस्पेक्ट है। कैसे? क्योंकि हमारे लोग आदी हो चुके हैं उनकी कंपनियों में, उनके एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस में, उनकी लेजिस्लेचर ब्रांचेस में, उनकी जुडिशरी, उनके फैक्ट्रीज़, उनके रूल्स रेगुलेशंस को मानने को लेकर के। तो नेचुरली जब वो इन चीज़ों का बायकॉट करेंगे उनको भी तो नुकसान बहुत होगा। कई टेम्पटेशंस आएंगे उनके सामने कि चलो वापस चलते हैं काम पे, चलो दोबारा नौकरी पर चलते हैं, चलो दोबारा लेजिस्लेचर में चलते हैं। ये टेम्पटेशन से खुद को जिसने एक बार मुक्त करा लिया वह कभी किसी का गुलाम नहीं रहेगा। इट इज़ द सेल्फ पनिशमेंट कि वी आर गोइंग टू पनिश आवर सेल्फ, बिकॉज व्हेन यू आर डेलिबरेटली कॉम्प्रोमाइजिंग योर डिज़ायर्स, इट इज़ अ पनिशमेंट, बिकॉज एवरी सेकेंड इज़ अ पनिशमेंट देन, बिकॉज आपको सेल्फ रिस्ट्रेन करना पड़ता है। इट इज़ अ सेल्फ रीफ्रेन फ्रॉम समथिंग, और ये ईजी नहीं होता। स्वदेशी ये भी करेगा। और जब एक बार भारतीयों में ये आ गया तो इसका आउटकम फिर क्या होता है? गर्व। क्योंकि आप किसी के आदी नहीं रह जाते, किसी पे आश्रित नहीं रह जाते, मतलब आप किसी के एडिक्टेड नहीं होते, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। और अल्टीमेटली ऐसा समाज और ऐसा वर्ग अपने डिटर्मिनेशन यानी कि अपने पुरुषार्थ के दम पर कुछ भी करने को तत्पर है, वो ये कह रहे थे। लेकिन एक सेगमेंट इसे किसी और ही लेवल पर देख रहा है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के लिए स्वदेशी मूवमेंट वाज इन स्पिरिट अ प्रोटेक्शनिस्ट मूवमेंट। अब देखिए इनका ओपिनियन बिल्कुल ही अलग है। वो कह रहे हैं कि इन स्पिरिट इट इज़ अ प्रोटेक्शनिस्ट, मतलब आप इंडियन इंडस्ट्री को, इंडियन सिविल सर्वेंट्स को, इंडियन आर्मी, इन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं एक तरह से कि ब्रिटिश प्रोडक्ट यूज़ ना हो, इंडियन प्रोडक्ट्स यूज़ हों। जैसे प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स आज अपनाए जाते हैं, अब वही प्रोटेक्शनिस्ट मेजर अपनाना चाहते हैं। बहुत ही लिमिटेड सेंस ऑफ अपील, बहुत ही लिमिटेड। गोपाल कृष्ण गोखले की अपील आपने इकोनॉमिक रीजनरेशन देखा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अपील आपने प्रोटेक्शनिज्म सुना, एक्सट्रीमिस्ट लाल बाल पाल की अपील आपने सुनी मटीरियल एंड स्पिरिचुअल, दो एस्पेक्ट में वो इसे देख रहे हैं स्वदेशी को। इसके अलावा तिलक और लाला लाजपत राय क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू तिलक एंड लाला लाजपत राय इट वाज अ मॉरल ट्रेनिंग इन सेल्फ हेल्प, डिटर्मिनेशन एंड सेक्रीफाइस एज वेल एज अ वेपन ऑफ पॉलिटिकल एजिटेशन। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी बातें मटीरियलिज्म में जा रही हैं, स्पिरिचुअलिज्म में जा रही हैं, और मॉरल ट्रेनिंग कि इट इज़ अ मॉरल ट्रेनिंग। व्हाट काइंड ऑफ मॉरल ट्रेनिंग? सेल्फ हेल्प। व्हाट डू यू मीन बाय द सेल्फ हेल्प? सेल्फ रिलायंस इज अ सेल्फ हेल्प। और सेल्फ हेल्प में ये नहीं होता कि आप खुद की मदद खुद कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प का मतलब ये होता है कि व्हेन योर हेल्प इज सेल्फलेस, यू आर डूइंग समथिंग नॉट ओनली फॉर यू, यू आर डूइंग समथिंग एनीबडी लाइक यू। जो जो उस परिस्थिति में हैं उन सब के लिए आप वह कार्य कर रहे हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ सेल्फ हेल्प। इट इज़ अ काइंड ऑफ एजिटेशन। For agitation, it is not required that you need to go to the particular chowk and you need to do dharna. It is a demonstration. For agitation, you need to be agitated. And what kind of agitation? You are simply boycotting everything जो आपको चाहिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो दिस इज़ योर एजिटेशन। आई बात समझ में? वो इसे इस तरह से रिलेट करके देख रहे हैं। और अरबिंदो आगे निकल गए सबसे, और इनका वक्तव्य बहुत ज़बरदस्त है, ध्यान से सुने। अरबिंदो is saying, according to Aurobindo, Swadeshi was not secularity of autonomy and wealth, but a return to the faith in India's destiny as the world savior. This Swadeshi had a far richer and meaningful content for the extremist than for the moderate. अब देखिए उनका कंसेप्ट क्या है कि ये सेकुलरिटी ऑफ ऑटोनॉमी एंड वेल्थ नहीं है। मतलब ध्यान से समझो, ऑटोनॉमी और वेल्थ, अब तक इंडिया में ऑटोनॉमी किसको है? ऑटोनॉमस है ब्रिटिशर्स, ऑटोनॉमस है एंग्लो इंडियन, ऑटोनॉमस है इंडो यूरोपियंस।
अब अल्टीमेटली ये लोग ऑटोनॉमी को इंजॉय कर रहे हैं, वाई? बाय द डेंट ऑफ देयर रेस, बाय द डेंट ऑफ देयर ओरिजिन. तो दिस इज नॉट सेकुलर ऑटोनॉमी ना, it is not secular autonomy, it is a biased autonomy. Biased autonomy based on the considerations given to the race, to the region, to the cult, to the superiority, and that by the dint of that superiority they are accumulating wealth, undue wealth, economic drain of India. Why? Because they are the political powers. लेकिन लोगों को भ्रम हुआ कि स्वदेशी एक तरह का सेकुलर सिस्टम ऑफ ऑटोनॉमी एंड वेल्थ क्रिएट करेगा. मतलब सेकुलर सिस्टम ऑफ ऑटोनॉमी जब इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल बेनिफिट्स रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, रीजन के आधारित पे नहीं होते, आपके कंट्रीब्यूशन और मेरिट के आधार पर होते हैं. वेल्थ कंसंट्रेशन किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के प्रति आपकी क्या लॉयल्टी इस वजह से नहीं होती, इस वजह से होती है कि व्हाट यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी. इट इज़ अ सेकुलर ऑटोनॉमी एंड सेकुलर वेल्थ. तो अरविंदो घोष कह रहे हैं इतना ही मत समझो इसको, ये इतना ही नहीं है कि इट इज़ सिंपली अ मूवमेंट टू क्रिएट सेकुलर ऑटोनॉमी एंड सेकुलर वेल्थ. इट इज़ समथिंग बियॉन्ड. क्योंकि उनका मानना ये है कि इस वक्त भारत में जो ये ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वाई इट इज़ सो करप्ट? बिकॉज इट इज़ फुली मलेज्ड बाय द करप्ट कल्चर ऑफ द यूरोप, बिकॉज द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज बीइंग करप्ट राइट नाउ. And if you genuinely want to overpower this and to want to overcome the Indians from this situation, you need to resort to the pristine and rich heritage and culture of the India, which was far beyond as compared to the European civilization. तो वो बिल्कुल ही विपरीत जा रहे हैं. वो स्वदेशी को सिविलाइजेशन से सिविलाइजेशन की जंग बता रहे हैं. उन्होंने इतना ज़बरदस्त प्राइड भर दिया लोगों के अंदर कि ये ऑटोमेटिक ही बेसिस है राष्ट्रवाद का, कि सारी इन्फीरियरिटी ख़त्म कर दी उन्होंने. कहते वो ये कहते थे कि तुम चोर थे, तुम ठग थे, तुम करप्ट थे. लेकिन आज का ब्रिटिश सिस्टम पराकाष्ठा है इस बात की कि ये अल्टीमेट करप्ट है. और ये इसका कोई दोष नहीं है, ये सिविलाइजेशन है यूरोप की, इनका ब्लड में करप्शन है. और हमें इससे मुक्त, और मॉडरेट ये कहते हैं कि ये हमें सेल्फ रूल देंगे, और मॉडरेट ये कहते हैं कि हम इन पे आश्रित हो जाएं. मतलब मॉडरेट ब्यूरोक्रेसी को गलत बोल करके यूरोपियन जनता पे डिपेंड करना चाहते हैं कि वो पार्लियामेंट में वहाँ पर जा करके हमारे लिए कुछ बेनिफिट लेकर के आएंगे. ये करप्ट ही यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि पीछे जो पूरा तोड़ तक मामला जाता है, यूरोपियन सिविलाइजेशन ही करप्ट है. हमें अपना हल करने के लिए हमारी पीछे जो हेरिटेज है, हमारी प्रिस्टाइन सिविलाइजेशन है, उसकी ओर चलना है. हमें लोगों पे आश्रित होना है. हमारा देश संपन्न है, बस रिवाइवल करना जरूरी है. वो जो मूर्छित हो चुकी है हमारी संपदा, उस मूर्छित संपदा को पुनः जीवंत करना है. देखिए एक स्वदेशी की कितनी इंटरप्रिटेशन थी, इमेजिन करिए. तो कन्फ्लिक्ट तो होने ही थे. कोई उसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रोटेक्शनिस्ट कह रहा है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एक अलग ही स्केल पे उसे मॉरल ट्रेनिंग कह रहे हैं. और बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय एक पॉइंट पर उसे मटेरियल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बता रहे हैं. गोपाल कृष्ण गोखले उसे सिर्फ इकोनॉमिक रीजनरेशन बता रहे हैं. सबका अपना अपना एक व्यू पॉइंट है यहाँ पर. ऐसे में ये प्रूवन है कि एक्सट्रीमिस्ट स्वदेशी को बहुत वाइडर सेंस में देख रहे थे, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव. लेकिन मॉडरेट्स या तो इकोनॉमिक या प्रोटेक्शनिस्ट, वो सिर्फ और सिर्फ उसे एक प्रेशर ग्रुप की तरह ले रहे थे. तो फिर कन्फ्लिक्ट तो आने थे और कन्फ्लिक्ट नज़र आए. बाल गंगाधर तिलक शुरू से ही बड़े स्ट्रॉन्ग थे और दक्कन में एक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी हुआ करती थी, उसके मेंबर थे, जिसके मेंबर जी अगरकर भी थे. और मिस्टर अगरकर के बारे में हमने पढ़ा था जब हमने पहले सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स पढ़ी थी. अब उस समय से ही अगरकर मॉडरेट और बाल गंगाधर तिलक का स्टांस एक्सट्रीमिस्ट था और बाल गंगाधर तिलक को दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से बाहर कर दिया गया. जब उन्हें दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से बाहर किया गया तो जो लोग बाल गंगाधर तिलक के विरोध में थे वो जाकर के अलाइन हुए जस्टिस महादेव गोविंद राणाडे और गोपाल कृष्ण गोखले. क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले को ये इकोनॉमिक रीजनरेशन वाला आइडिया भी जस्टिस महादेव गोविंद राणाडे से ही आता है. अगर ये कहा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं तो यह भी कहना कोई गलत बात नहीं कि गोपाल कृष्ण गोखले आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में महादेव गोविंद राणाडे से प्रभावित थे. तो इस तरह से लीगेसी आगे गई है. जस्टिस MG राणाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, देन मोहनदास करमचंद गांधी. आई बात समझ में?
तो मुद्दा अब यहाँ पर यह आ जाता है कि वो लोग अलाइन करके एमजी रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के साथ, लेकिन इधर बाल गंगाधर तिलक के समर्थन में खड़े हुए महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र, जिसमें वो अखबार भी निकालेंगे बाद में महाराष्ट्र यानी कि मराठा, तो मराठा इनके समर्थन में खड़े हुए। ये प्रक्रिया धीरे धीरे आगे चलती रही। सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट तब क्रिएट होता है जब बाल गंगाधर तिलक पूना सार्वजनिक सभा का विंग अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तो धीरे धीरे बाल गंगाधर तिलक का स्ट्रेंथ पूना में बढ़ रहा है, लेकिन इसके बिल्कुल उलट कांग्रेस का मुंबई विंग यानी कि महाराष्ट्र कांग्रेस वो विचलित है बाल गंगाधर तिलक की गतिविधियों से। लेकिन जब बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी मूवमेंट को अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया, ये कह करके कि हमें इस मूवमेंट को सपोर्ट करना है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कंट्री को मिली है और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हम लूज़ नहीं कर सकते हैं नेशनल अवेकनिंग के लिए। इसे हम पैन इंडियन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट बना सकते हैं, ये सिर्फ एंटी पार्टीशन मूवमेंट नहीं है। इसे हम पैन इंडियन एंटी इंपेरियलिस्ट मूवमेंट बना सकते हैं, ये सिर्फ एंटी कर्जन मूवमेंट नहीं है। और इसे हम पैन इंडियन बायकॉट कर सकते हैं, बायकॉट ऑफ द जुडिशरी, बायकॉट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, बायकॉट ऑफ द लेजिस्लेचर, बायकॉट ऑफ एवरी काइंड ऑफ एसोसिएशन विद द ब्रिटिशर्स। इट इज़ नॉट द सिंपली बायकॉट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स एंड द ब्रिटिश आर्टिकल्स। इस वे में वो इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे थे, जहाँ पर बाकी सब के लिए कर्जन का विभाजन एक तरह का एक दयनीय परिस्थिति था, बाल गंगाधर तिलक के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। वो कहते थे दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल एट द कंट्री लेवल, अब इस अपॉर्चुनिटी को हमें यूटिलाइज करना है। आई बात समझ में? इस अपॉर्चुनिटी के सेंस के साथ वो काम कर रहे थे। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था मॉडरेट्स को। मॉडरेट इन्हें ये तो नहीं कहते थे कि ये रिबेलियस है, लेकिन इतना तो जरूर कहते थे कि डिसिडेंट है, इज अ डिसिडेंट, इफ ही इज नॉट रिबेलियस, बट मानता भी तो कुछ नहीं, और तेजी से अपना समर्थन पैदा करते चला जा रहा ग्रुप। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आज़ादी तो स्वयं लेंगे, क्योंकि क्लियर ही है कि आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। फ्रीडम इज बाय माय बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। सिंपल, किसी के पे मैं डिपेंड नहीं करता इस चीज़ के लिए। अब इस प्रोसेस को समझते हुए हुआ क्या, होने क्या लगा, गोपाल कृष्ण गोखले को समर्थन था मुंबई ब्रांच से मिस्टर वाचा और फिरोज शाह मेहता का। और फिरोज शाह मेहता जो है इज़ द लायन ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई का लायन कहते हैं इन्हें। ये मजबूत थे, कांग्रेस में कद्दावर थे, स्ट्रॉन्ग थे। तो महाराष्ट्र कांग्रेस में तो पकड़ बनती जा रही स्ट्रॉन्ग है गोपाल कृष्ण गोखले की, बाल गंगाधर तिलक की उतनी नहीं है। इसको तो हमें समझना होगा, क्योंकि मुंबई ब्रांच जो कि मॉडरेट्स ने कैप्चर कर रखी है, गोपाल कृष्ण गोखले को समर्थन मिल रहा है वहाँ से। आई बात समझ में? ऐसे में सोने पे सुहागा कर दिया दोनों की पर्सनैलिटी के क्लैश ने। वॉज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी क्लैश बिटवीन द गोपाल कृष्ण गोखले एंड द बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जहाँ पर बहुत अग्रेसिव थे, बाल गंगाधर तिलक जो डायरेक्ट एक्शन में बिलीव करते थे, और बाल गंगाधर तिलक की कलम मराठा और केसरी, जिसमें जम करके उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि राष्ट्रवाद होना चाहिए, सेल्फ सेक्रीफाइस कैसे होता है, फियरलेसनेस किसे कहते हैं, करेजियस एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, और निर्भय जीवन कैसे जिया जाता है। लेकिन इनके बिल्कुल, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक स्टॉन्च ओरिएंटलिस्ट थे, लेकिन इनके बिल्कुल उलट गोपाल कृष्ण गोखले वेरी सॉफ्ट स्पोकन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन्हें ऑनरेबल मिस्टर गोखले कहा जाता था, और इन्हें कहा जाता था महानमा गोखले। ऑनरेबल महानमा गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उस समय में बनाई द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, और ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के तहत उन यूथ को भर्ती किया जिनको ये ओथ दिलाई जाती थी पॉवर्टी की, ओथ टू द पॉवर्टी, गरीबी, ताकि उनके अंदर कोई सेल्फ डिज़ायर, सेल्फ नीड ना रह जाएं, और वो पूर्ण रूप से समाज का ही पोषण करें, समर्थन करें। और उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए बहुत कम भत्ता दिया जाता था, कंपनसेशन दिया जाता था, वेरी लेस। इस वर्ग को बनाया गया और आगे बढ़ाया। क्या फ़र्क नज़र आ रहा है बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले? एक तरफ गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बना रहे हैं, जिसमें वो लोगों की मेंटल ट्रेनिंग कर रहे हैं, कॉन्शियस अवेक कर रहे हैं कि लोग आगे आएँ, और जिन लोगों तक सर्विसेज नहीं पहुंच रही हैं, जिन लोगों तक बेनिफिट्स नहीं जा रहे हैं, जो लोग परेशानियों में हैं, उनका समर्थन करें और उन्हें डिज़ायरेबल बेनिफिट्स जो मिलने चाहिए वो दिलाएं, और गवर्नमेंट को और बेटर करें। मतलब उसी स्ट्रक्चर में, उसी गवर्नमेंट के अंदर रह करके ही वो बेटर सर्विस नेटवर्क या लोगों तक बेटर सुविधाएं पहुंचाएं, ये करना चाहते हैं।
लेकिन बाल गंगाधर तिलक अपने अखबारों के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने गणेश फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल के माध्यम से लोगों को सक्षम बना रहे हैं, अकेले अकेले लोगों को सक्षम बना रहे हैं कि सबसे पूर्णतः आज़ादी लो, पहले आज़ाद हो, फिर तुम लोग मिलकर के एक सरकार बनाओ और फिर हर तरह की सर्विस और उसकी डिलीवरी यू हैव टू डिसाइड. We don't need to improve the system of government of the Britishers. We need to change it. We need to establish our own system of government. This is the ultimate solution. No society will work unless until the government is ultimately merciless. No society will work. Government must be sympathetic, must be benevolent, must be compassionate. Only then the societies will work to make the services reach the grassroots level. If the fountain is somewhere dry, then how can you harness the water below that fountain? ये मेरी लाइन है, किताबों में नहीं है. ओके, ये बात समझ में आई? ये बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण, आइडियोलॉजी क्लैश देखिए जबरदस्त. ऐसे में स्वदेशी मूवमेंट आ गई और एक्सट्रीमिस्टों को बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल गया अपने थॉट को पहली बार ज़बरदस्त वे में एक्सप्रेस करने का. स्वदेशी मूवमेंट के दौरान हो गया बनारस का सेशन और गोपाल कृष्ण गोखले उसके अध्यक्ष बन गए. एक बात आप याद रखिएगा, मॉडरेट्स हमेशा परहेज करते रहे स्वराज को रेजोल्यूशन डिक्लेयर करने में. कांग्रेस का रेजोल्यूशन 1900 तक तो बात ही नहीं थी स्वराज की. 1900 तक जब करजन की रिएक्शनरी पॉलिसी देखी तो स्वराज आया, एजेंडे पे आया. और बनारस सेशन में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वराज डिस्कस किया, डिस्कस, रेजोल्यूशन नहीं आया. लेकिन चलिए पहली बार डिस्कस हुआ कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे, तभी से आवाज़ें तेज़ हो गई थी कि स्वराज लाइए. और एक्सट्रीमिस्टों ने अपने साथ लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ी कर ली थी, बड़ा समर्थन मिल गया था, युवा इनके साथ खड़ा था. और 1905 में बनारस सेशन के बाद ये मांग रखी गई कि अब किसी हाल बाल गंगाधर तिलक 1906 के कलकत्ता सेशन के अध्यक्ष होंगे, प्रेसिडेंट, और वो मांगे मानी जाएंगी जो हम मांग रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट. इसको बाईपास करने के लिए मॉडरेट्स ने नहले पे दहला डाला और उन्होंने चुप करके अपना कोई बंदा नहीं, सीधे सबसे प्रगाढ़ व्यक्ति दादा भाई नौरोजी को ही नॉमिनेट कर दिया. इसका ओपोजिशन कोई कर ही नहीं पाया. मॉडरेट्स ने बता हाथ, एक्सट्रीमिस्टों ने बता हाथ कसीचे कहते, मतलब ठीक है. अब दादा भाई नौरोजी बैठ गए, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट वर्ग स्ट्रॉन्ग था. उन्होंने दादा भाई नौरोजी और सब पर दबाव बनाया कि रेजोल्यूशन वो पास करो जो हम चाहते हैं. तो रेजोल्यूशन पास हुआ सेल्फ गवर्नमेंट बने स्वराज पे, रेजोल्यूशन पास हुआ स्वदेशी पे, बायकॉट पे और नेशनल एजुकेशन पे. आई बात समझ में? इन पर पास हो गया. अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, स्वराज नेशनल कांग्रेस ने कलकत्ता सेशन में एम के तौर पर डिक्लेयर किया कि हमारा कांग्रेस का एम है कि हम स्वराज लेंगे. समझ आई बात? कि हम एम है कि हम इसे स्वराज को लेंगे. यहाँ पर भी इनको प्रॉब्लम थी एक्सट्रीमिस्टों को कि इसकी इंटरप्रिटेशन करो प्रॉपर, कि ये प्रॉपर रेजोल्यूशन हमारा एजेंडा है ना कि हम करने जा रहे हैं, कि ये एम है, लक्ष्य है. लक्ष्य तो पता नहीं कब होगा. बायकॉट की परिभाषा बताओ कि बायकॉट वस्तुओं का कि हर क्षेत्र में. नेशनल एजुकेशन का सारा सिस्टम बताओ. ये सारी चीज़ों पर डिबेट बहुत भयंकर चली और एक्सट्रीमिस्ट इसी बात के ढोल नगाड़े बजा रहे थे कि चाहे हो दादा भाई नौरोजी बैठे, लेकिन मामला वो बना जो हमने चाहा. सारे रेजोल्यूशन पास हुए, वो इस बात की खुशी में थे. और ऐसे में इंटरप्रिटेशन की टसल ने मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्टों के हॉर्न लॉक ही करके रखे पूरा एक साल. ऐसे में कंडीशन आ गई 26 दिसंबर 1907 के सूरत सेशन की. लेकिन सूरत सेशन सूरत में तो होना ही नहीं था. किसी भी कीमत पर गोपाल कृष्ण गोखले नहीं चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक अब कांग्रेस अध्यक्ष बने, जबकि ये तय था कि अब बाल गंगाधर तिलक बनेंगे, क्योंकि समर्थन ही हुजूम बहुत था. तो ऐसे में बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष ना बने, इसके लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने पहले ये तय किया कि अब हमें नागपुर में सेशन कराना है, क्योंकि ये माना गया कि महाराष्ट्र में अच्छी पैठ है मॉडरेट्स की, और ये होना दिसंबर 1907 में था. लेकिन जब इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट की गई, डाटा कलेक्ट किया, तो पता लगा कि नहीं, अगर कहीं नागपुर में गलती से हो गया, सारे महारत्ता तिलक के समर्थन में है, तय है कि प्रेसिडेंट बनेगा. ऐसे में फिरोज शाह मेहता ने बोला, तो बात सुन, गोपाल कृष्ण बोले तो क्या हुआ, कहते ऐसा ऐसा कहानी है.
कहते याद है पहला सेशन कांग्रेस का 1885 का, जब सेशन बॉम्बे में हुआ था, लेकिन हमने अध्यक्ष बनाया था उमेश चंद्र बनर्जी को। तभी से कांग्रेस का एक कन्वेंशन बन गया है कि जिस क्षेत्र में कांग्रेस का सेशन होगा उस क्षेत्र का नेता कभी प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। कहता हाँ याद है। कहते इस्तेमाल कर, फिर सेशन सूरत में रखवा। सेशन कहाँ रखवाओ? सूरत में। और वहाँ के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, तो ऑटोमेटिकली वो कन्वेंशन तो नहीं ब्रेक कर सकते, तो वो नहीं बन सकते नेता प्रेसिडेंट। कहते ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच, हम तो बचा दी सारी स्थिति। और दूसरी बात कहते एज कंपेयर टू महाराष्ट्र, गुजरात इज न्यूट्रल। गुजरात इज न्यूट्रल एरिया, क्योंकि गुजरात एक्टिवेट हुआ है विद द एडवेंट ऑफ द गांधी जी। उसके पहले गुजरात वाज न्यूट्रल और मॉडरेट्स का दबदबा था वहाँ पर। एक्सट्रीमिस्ट वाइज वो न्यूट्रल था, मॉडरेट्स का दबदबा था। ऐसे में अब जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो उसमें ये आता है कि एक्सट्रीमिस्टों की तरफ से मांग रखी गई थी अध्यक्ष बनाने की लाला लाजपत राय को, लेकिन बुक में बार बार जिक्र आ रहा है बाल गंगाधर तिलक। तो मैंने दोनों स्टोरी क्लियर कर दी। फिर लास्ट पॉइंट पे एक्सट्रीमिस्टों ने भी कैंडिडेट नेम बदला कि बाल गंगाधर तिलक नहीं तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय बनेंगे। तो इधर से लाला लाजपत राय, उधर से रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष मॉडरेट्स ने चुना क्योंकि उस इलाके में उनकी पकड़ और ऑरेटर और लॉयर बहुत तगड़े थे, उनको चुना गया। मीटिंग ऑर्गेनाइज 1907 डेट। पहले मॉडरेट ने प्रपोजल दे दिया रास बिहारी घोष प्रेसिडेंट होंगे ये वो। अब बारी आई एक्सट्रीमिस्टों के, और कांग्रेस के इतिहास में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने थे। अब तक कांग्रेस में ये कभी नहीं हुआ, सूरत में ही हुआ सिर्फ। इसके पहले अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुने जाते थे, इस बार चुनाव होना था। दोनों ने अपना वर्चस्व और संख्या बल दिखाना था। ऐसे में जब यहाँ पर इकट्ठ हुआ, एक्सट्रीमिस्ट 1100 लोगों को जुटा पाए थे और मॉडरेट 1300 लोगों को जुटा पाए, ये हुआ। ऐसे में जब हुआ, जब बाल गंगाधर तिलक प्रपोजल के लिए बोलने लगे तो उन्हें रोक दिया गया। कहते राष्ट्रपति चुना गया है, क्या बोल रहे हैं आप? तो बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि इट इज माई राइट टू प्रपोज प्रेसिडेंट फ्रॉम द एक्सट्रीमिस्ट विंग। वो देखेंगे फिर चुनाव करके क्या होता है, कि फिर मेरा राइट तो है, मैं प्रपोज तो कर सकता हूँ। ऐसे में मॉडरेट्स के खेमे में बैठे एक आदमी ने कुर्सी उठा करके मारनी चाहिए बाल गंगाधर तिलक को। जब वो मारनी चाहिए तो जो महारत्ता बैठे थे, वेरी अग्रेसिव, वेरी वायलेंट, उन्होंने उड़ा करके मारी चप्पलें। और जब वो चप्पलें उड़ा रही तो एक कहानी बताई जाती कि गोपाल कृष्ण गोखले के वो पड़ी। फिर उछाली गई पगड़ियाँ, पगड़ियाँ उछाली, कुर्सियाँ उछाली, बेंच उछाले, चप्पलें, जूते, माइक, डाइस सब उछाला गया, मारा पीट। लेकिन जब महारत्तों ने अपने कंट्रोल में लिया तो ऐसा भी कहा जाता है सारे मॉडरेट भाग गए, हॉल छोड़ के चले गए। ऐसे में अब ये तय था कि डिसेंट हो गया, अब ये टूटेगा। ऐसे में लाला लाजपत राय ने बाल गंगाधर तिलक को बुलाया। कहते सुन सुन सुन, कहते हाँ, कहते ये अभी ठीक नहीं है। बाहर पूरी फील्डिंग लगी हुई है अंग्रेज़ों की, वो वेट में है कि हम अलग हों और हमारा रूथलेसली सप्रेशन होगा, रूथलेसली हमें सप्रेस किया जाएगा। दिस इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। अभी अगर हम वीक पड़े सारे तो ख़त्म है कहानी। बाल गंगाधर तिलक कहते कि सही बात है यार, इसका कुछ करें। कहते एकोमोडेट करो, बुलाओ उनको। तो बाल गंगाधर तिलक ने फिर वहाँ पर एकोमोडेट किया। एकोमोडेट किसको करना था? 1906 के बाद से ही मॉडरेट्स की ये मांग थी कि कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाए, और कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऐसे बदलाव करना चाहते थे जिसकी वजह से एक्सट्रीमिस्टों की एंट्री बैन हो, और दूसरा वो उन रेजोल्यूशंस को बदल देना चाहते थे। मतलब एक तो वो रिट्रीट करना चाहते थे उन्हीं रेजोल्यूशन से, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलना चाहते थे कि फर्दर एंट्री इनकी रोकी जाए, ये सिस्टम रोका जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं होने देना चाहते थे, और अगर अध्यक्ष उनका खुद का बन जाता तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हो जाने थे। तो आरोप है कि बिना रिसेप्शन कमेटी से चर्चा किए रास बिहारी घोष को वहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया, इतनी आनन फानन में, जल्दबाजी में। और बाल गंगाधर तिलक ने जब ये एकोमोडेट किया मॉडरेट्स को कि ठीक है आइए बैठ करके बात करते हैं, तो ऐसा माना गया कि बाल गंगाधर तिलक ने मोहर लगाई कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकते हैं, रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं। इस बात से नाराज़ होकर के अरविंदो घोष छोड़ गए। तो आपने पढ़ा होगा अरविंदो घोष रिटायर हो गए, वो छोड़ गए। आई बात समझ में कि ये तो नहीं सही, ये तो गलत हो गया। लेकिन उस समय की ज़रूरत थी, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक को ऐसा लगता था। लेकिन ये होने के बाद भी अल्टीमेटली वो नहीं चल पाया, और ऐसा माना गया कि एक्सट्रीमिस्ट ऑलमोस्ट सूरत स्प्लिट के बाद, सूरत सेशन के बाद
अलग ही हो गए, यहाँ से अलग थलग हो गए। लेकिन ऑफिशियली 1 साल बाद 1908 में इलाहाबाद कन्वेंशन करके ये डिक्लेरेशन आई कि एक्सट्रीमिस्ट अब कांग्रेस की मेंबरशिप के लिए डिस्क्वालीफाइड है। ये इलाहाबाद कन्वेंशन में हुआ 1 साल बाद 1908 में ऑफिशियली डिक्लेरेशन आया प्रॉपर। आई बात समझ में? तो इस तरह से रास बिहारी घोष सूरत स्प्लिट जब हुआ उसके प्रेसिडेंट बने, और सूरत स्प्लिट ने जितना घात लगाया नेशनल मूवमेंट को और कांग्रेस को कोई सोच नहीं सकता। क्योंकि इसके बाद लाला लाजपत राय इमीडिएटली डिपोर्ट कर दिए गए फॉरेन, अरविंदो घोष रिटायरमेंट ले गए, बिपिन चंद्र पाल के बारे में भी कहते हैं रिटायरमेंट ले गए, और कुछ किताबों में लिखा है कि रातों रात ही मॉडरेट हो गए, एक्सट्रीमिस्ट विंग छोड़ गए, मॉडरेट हो गए, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त सप्रेशन किया अंग्रेज़ों ने। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को उठा करके मांडले जेल भेज दिया, म्यांमार बर्मा। 6 साल ये वहाँ रहे, 1914 में रिलीज़ होकर के आए हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो अल्टीमेट सप्रेशन आया, लगातार 4 कानून पास किए, सेडिशियस मीटिंग एक्ट 1907, इंडियन न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908, इसके तहत बाल गंगाधर तिलक को डिपोर्ट किया, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908, द इंडियन प्रेस एक्ट 1910। आप देखिए 1907 से 1910 के बीच में 4 मुख्य बड़े कानून, और चारों कानून प्रतिबंध लगाने वाले कानून हैं अभिव्यक्ति पर, गतिविधियों पर, पार्टी। तो 1910 तक कहा जाता है कि पूरे वाइप आउट, साइड ख़त्म। तो इस तरह से मास मूवमेंट नहीं हो पाई थी, वर्कर पीजेंट पहले ही नहीं आ पाया, सारा गेम चल रहा था स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पे। वो लीडरशिप आप देखिए, अरविंदो घोष रिटायर्ड, बिपिन चंद्र पाल कन्वर्टेड और रिटायर्ड, लाला लाजपत राय डिपोर्टेड, बाल गंगाधर तिलक जेल्ड। तो सारा सपोर्ट जो है वो वीक पड़ गया, शिथिल पड़ गया। एक्सट्रीमिस्ट विंग तो गया, मॉडरेट विंग भी कुछ नहीं अचीव कर पाया, क्योंकि मॉडरेट अगर दिमाग थे तो एक्सट्रीमिस्ट दिल थे। मॉडरेट्स अगर कानून थे, लॉ थे, तो एक्सट्रीमिस्ट उसकी इम्पल्स थे। और दिमाग से दिल अलग हो गया, लॉ से इम्पल्स अलग हो गई, ये सारा सिस्टम ही शिथिल पड़ गया, कमज़ोर पड़ गया, अलग हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी की वजह से ऐसा कहा जाता है कि मॉडरेट्स को ये गलती हो गई कि अब जो 1909 का पार्लियामेंट्री रिफॉर्म आया है, ये हमारी वजह से आया है, जबकि उन्हें एक डायलेमा में रखा गया, और अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का बेस्ट यूज़ लिया यहाँ पर, एक्सट्रीमिस्टों को मॉडरेट से तोड़ा है, और मॉडरेट्स को कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए वो पार्शियल रिफॉर्म्स दिए हैं 1909 के। जबकि 1911 आते आते तक कांग्रेस मॉडरेट फैक्शन भी लगभग ख़त्म हो गया था। और आपको पता है कि कांग्रेस 1907 में गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस को कांग्रेस की बजाय नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाना चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके, यानी कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस अब जिसमें एक्सट्रीमिस्ट नहीं होंगे। मतलब एक्सट्रीमिस्टों को निकालने के लिए आप कांग्रेस का कैरेक्टर भी बदलेंगे, कांग्रेस से उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस कर देंगे। और कांग्रेस 1907 से 1911 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरह ही बिहेव हुई है। कांग्रेस दोबारा जिंदा तब हुई जब 1914 में बाल गंगाधर तिलक छूटे, 1916 में लखनऊ समझौता करके वापस से एक्सट्रीमिस्टों को कांग्रेस में लिया गया, 1918 में मॉडरेट्स सारे ऑलमोस्ट कांग्रेस से गए और एंट्री हुई गांधी जी। तो 1916 के लखनऊ पैक्ट से एक्सट्रीमिस्टों की एंट्री इन द कांग्रेस, और 1918 के अराउंड गांधी जी की एंट्री इनटू द कांग्रेस। तो ऐसा कहा गया, एक युग जा रहा था, एक युग आ रहा था। बाल गंगाधर तिलक जा रहे थे एक्टिव पॉलिटिक्स से, और गांधी जी का पदार्पण हो रहा था। यहाँ से एक नया जीवन कांग्रेस को मिलता है, और फिर कांग्रेस उस तरह से आगे बढ़ती है। गांधी जी यही बोल करके गए आने वाले समय में कि कांग्रेस का सूरत स्प्लिट सबसे दयनीय रहा भारतीय के इतिहास में कांग्रेस को लेकर के, क्योंकि आपने शरीर से आत्मा को अलग किया, दिमाग से दिल को अलग कर दिया, लॉ से इम्पल्स, कानून और उसकी नब्ज़ दोनों आपने अलग करके रख दिया, उसके प्रभाव को आपने अलग करके रख दिया। कांग्रेस शिथिल हुई, अपने ही बोझ के तहत दब गई। ये कांग्रेस का सबसे गलत डिसीजन रहा, सूरत स्प्लिट, दोनों को ही नुकसान पहुंचाया, और गोखले और तिलक दोनों ये जानते थे। ये सारी कहानी हमने स्वदेशी मूवमेंट के बारे में आपको पढ़ाई, एक एक एपिसोड के बारे में बताया। स्वदेशी मूवमेंट की बहुत से फेलियर हैं, लेकिन बहुत सी देन भी हैं। स्वदेशी मूवमेंट ने लगभग हर वो चीज़ दी जिसे आगे आकर के गांधी जी ने यूटिलाइज़ किया। सिर्फ एक चीज़ गांधी जी ने एक्स्ट्रा ऐड की, दैट इज़ द नॉन वायलेंस। स्वदेशी मूवमेंट के द्वारा आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट दिया गया,
दैट इज़ पैसिव रेजिस्टेंस, गांधी जी ने उसी को कहा सिविल डिसोबीडियंस। स्वदेशी मूवमेंट के द्वारा दिया गया बॉयकॉट, गांधी जी ने उसी को कहा नॉन कोऑपरेशंस। आई बात समझ में? तो इस तरह से जो जो चीज़ें स्वदेशी मूवमेंट के दौरान आई, एग्जैक्ट गांधी जी के समय में वही चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं एक मॉडिफाइड वर्जन के तौर स्वदेशी मूवमेंट की कमियों को ख़त्म करके जो जो रेक्टिफिकेशंस करनी है उन्होंने की। स्वदेशी मूवमेंट की कमज़ोरी का आधार गांधी जी के मुताबिक था वायलेंस, और उन्होंने नॉन वायलेंस के साथ वही फार्मूले फॉलो किए, और मोर एंड लार्जर मास अप्रोच, उन्होंने पीजेंट के कॉज को समझा, वो चंपारण गए, उन्होंने वर्कर के कॉज को समझा, वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में गए। ये उनके दो ज़बरदस्त स्ट्राइकिंग एक्ट थे। आई बात समझ में? तो ये ऑल इन ऑल हमारा ये सेगमेंट तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम कम्युनलिज्म के सेगमेंट के तौर पर आगे बढ़ते हैं। कम्युनलिज्म भी एक नतीजा है स्वदेशी मूवमेंट का, और आज कम्युनलिज्म का ये फेज़ 1 है। फेज़ 2 1937 ऑनवर्ड्स। कम्युनलिज्म संप्रदाय सुना होगा आपने? बिल्कुल भी नहीं, संप्रदाय नहीं होता, सांप्रदायिक। आपने सुने होंगे सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिकता, वो कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म को समझना पड़ेगा स्वदेशी मूवमेंट की बैकग्राउंड में कैसे आता है कम्युनलिज्म। देखिए, कम्युनलिज्म की कंसिडरेशंस क्या होती हैं। कम्युनलिज्म ये मानता है, सपोज़ कीजिए कि एक रिलीजन है हिंदू, सपोज़ कीजिए एक रिलीजन है इस्लाम। तो कम्युनलिज्म ये मानता है कि जो लोग किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के फॉलोअर्स हों, जैसे 1 2 3 4 5 फॉलोअर्स हैं, क्योंकि ये किसी एक रिलीजन के फॉलोअर हैं, इसकी वजह से इनकी सारी सेकुलर इंटरेस्ट कॉमन होंगे। सेकुलर इंटरेस्ट माने सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट इनके कॉमन ही होंगे, क्योंकि ये एक रिलीजन को मानते हैं। इसी तरह से जो इस्लाम को मानते हैं, इनके भी सबके सेकुलर इंटरेस्ट आपस में कॉमन होंगे, जबकि असल में इससे अलग हो सकता है। मान लीजिए आप हिंदू धर्म में हैं, लेकिन आपके सोशल इंटरेस्ट कुछ और हो सकते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट कुछ और हो सकते हैं, आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट बिल्कुल अलग हो सकते हैं। लेकिन कम्युनलिस्ट ये मान के चलता है, और कम्युनलिज्म ये मानता है कि इस एक धर्म से बिलोंग करने वालों के सारे सेकुलर इंटरेस्ट कॉमन होंगे। ये इनकी पहली सोच होती है। ये उतनी घातक नहीं है, इसकी दूसरी सोच ज़्यादा घातक हो जाएगी पहली से। कम्युनलिस्ट ये मानते हैं, और कम्युनलिज्म ये माना जाता है कि जो लोग किसी एक रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, जिनके आपस में तो सेकुलर इंटरेस्ट कॉमन है, इनके सेकुलर इंटरेस्ट आपस में कॉमन है, इनके सेकुलर इंटरेस्ट आपस में कॉमन है। पहले इन्होंने लोगों को जोड़ा, और जोड़ने का आधार धर्म है, लेकिन जोड़ा ये कह के कि आपके सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इंटरेस्ट कॉमन है, जुड़ो। इनको भी जोड़ा तो अब ये दो खेमे बन गए। लेकिन दूसरी थ्योरी ये यही कहते हैं कि इन दो फॉलोअर्स में, रिलीजन इस्लाम के फॉलोअर, रिलीजन हिंदू के फॉलोअर के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट आपस में डिफरेंट होते हैं। इंटर रिलीजियस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सेकुलर इंटरेस्ट आर डिफरेंट। समझ आई? यहां पर भी बात रुक जाती है अगर ऐसे डिफरेंट कहते तो ये ऐसा होता, डिफरेंट है, इनके डिफरेंट चल रहे हैं, इनके डिफरेंट चल रहे हैं, लेकिन डिफरेंट के साथ ये वर्ड लगाते हैं कि डिफरेंट एंड डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब किसी एक की तरफ जाएंगे जितना, दूसरे के सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इंटरेस्ट उतने ही कॉम्प्रोमाइज हो गए, और अगर इसकी तरफ जाते हैं तो इसके सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इंटरेस्ट उतने ही दूर हो गए, डिप्राइव हो गए। तो डिफरेंट एंड डाइवर्जेंट हैं, बिकॉज यू आर फ्रॉम वन पर्टिकुलर रिलीजन, सो द अडहेरेंट्स, द फॉलोअर्स ऑफ वन पर्टिकुलर रिलीजन, दे ऑल आर हैविंग common secular interest, social, political, economic, but the adherents of two different religion, they are having different and divergent secular interest। और तीसरी सोच उस पर भी घातक है। अब इसमें क्या हो सकता है कि कभी ना कभी ये इंटरेस्ट इस तरह से आ सकते हैं और म्यूचुअली ओवरलैप कर सकते हैं, कभी तो मिल सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो दो डिफरेंट